अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीना फातिमा है और मैं एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। मेरा फोर्थ ईयर चल रहा है और आज मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर दे रही हूँ। एंड या अब जो मैं तुम लोगों को मैंने पढ़ाना है वो अच्छा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बिकॉज इट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, सो आई डिसाइडेड टू माई सेल्फ टीच यू गाइज। ओके, तो पहले है एनाटमी। अब एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर, एक चीज का एक ढांचा। फिजियोलॉजी होता है कि उसमें हो क्या रहा है, लाइक एक घर है उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। अब जो घर है उसका स्ट्रक्चर वो एनाटॉमी है। अब लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, वो किस तरह घर का सिस्टम चल रहा है एंड ऑल, इट्स फिजियोलॉजी। उसके बाद अ, तो समझ लगी है एनाटमी, स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द बॉडी और उसके पार्ट्स। ग्रॉस एनाटमी, जो ग्रॉस कहते हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके सामने कुछ भी चीज पड़ी होगी, चेयर पड़ी होगी, टेबल पड़ा होगा, तो इट्स अ ग्रॉस एनाटमी। अब जो माइक्रोस्कोपिक है, अगर आप उसके अंदर की चीजें देखना चाह रहे हो ना, तो वो होती है माइक्रोस्कोप से। तो इट्स एनाटमी। एनाटमी क्या था? स्ट्रक्चर था। अब फिजियोलॉजी क्या है? उसमें फंक्शंस क्या हो रहे हैं, वो स्ट्रक्चर है तो उसमें काम क्या हो रहा है, प्रोसेस, जॉब्स वगैरह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ओके, तो बस ये नहीं है, पिछली आ गई। ओके, तो अब हमारे पास लेवल, और हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले एक एटम होता है, उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हम एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से आगे सेल बनता है, सेल जमा होके एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आगे जाके डिफरेंट टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जिससे एक पूरा इंसान बनता है। तो सेल जैसे एक टिश्यू बन गया। ठीक है, अब एक टिश्यू, हम एक सिस्टम की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि एक टिश्यू है, उससे आगे बना स्टमक, मतलब मैदा। ठीक है, एक मैदा सिस्टम हो गया। लेकिन मैदा कहाँ होता है हमारे एक चीज में? वो हमारे जीआईटी में होता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो मतलब इसमें क्या आएगा? पहले मुंह आएगा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स आ गए ना ऑर्गन सिस्टम में। पहले माउथ, फिर आपका आगे इसोफेगस आ गया, नीचे आओ तो हमारे फिर स्टमक, फिर नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन होल द सिस्टम, एनएस, एंड इस तरह हमारा ये पूरा जीआईटी आ गया। तो इसके बाद एक ये सिस्टम हो गया, फिर हमारे पास हार्ट का सिस्टम है, सीवीएस है। ये आगे देखें सिस्टम्स, हमारे पास क्या क्या सिस्टम्स हैं? स्केलेटन सिस्टम है, जो हमारे पास स्केलेटन्स हैं, हमारे मतलब ढांचा जिस पे एक पूरी बॉडी खड़ी हुई है। ठीक है, फिर हमारे पास मस्कुलर सिस्टम आ जाता है, ये नीचे देखें मसल्स। ठीक है, मसल्स होंगे तो हम एक काम करेंगे ना, एक स्केलेटन है, स्केलेटन में हड्डियां आ जाती हैं। ठीक है, उसके ऊपर होते हैं फिर मसल्स। और मतलब स्केलेटन एक स्ट्रक्चर को एक शेप देने के लिए भी होता है ना, हम कहते हैं ना ढांचा खड़ा हो गया, अब बाकी काम उस पे होगा। तो एक हमारा ढांचा है, उसके ऊपर मसल्स हैं जो हमारे काम के लिए होते हैं, जिस तरह वो आदमी ने इस तरह एक्शन भी किया हुआ है। ठीक है, तो मसल्स। उसके बाद हमारे पास अगला नर्वस सिस्टम, ये हमारा दिमाग का सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैंने एग्जाम्पल में भी बताया कि हमारे पास खाने पीने वाला सारा। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सांस लेने में इस्तेमाल हमें हेल्प करता है, इसमें लंग्स आ जाते हैं। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास ब्लड आ जाता है हमारा, और हमारा दिल आ जाता है बेसिकली। उसके बाद लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फ्स होते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास खून होता है, खून के अलावा भी हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग आवर बॉडी। तो वो फ्लूइड्स आ जाते हैं। फिर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसमें हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंडोक्राइन में, और ये हमें हमारे हार्मोन्स, हमें ग्रोथ हार्मोन होते हैं, हम अक्सर देखते हैं ना उसमें वो वाला हार्मोन कम है, इस वजह से ये चीज नहीं हो रही। हार्मोन्स कम होते हैं तो बेबी नहीं होता है, हार्मोन्स कम हो तो ग्रोथ नहीं होती है, हार्मोन ज्यादा हो तो एक बंदा ज्यादा ही जांट बन जाता है। तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आ गया। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिससे एक ह्यूमन बीइंग से दूसरा ह्यूमन बीइंग पैदा होता है एंड ऑल। अब सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम आ गया, जैसे मैंने पहले बताया था कि ढांचा, स्केलेटन सिस्टम जो हमारा ढांचा बनाता है एक इंसानी, विदाउट एवरीथिंग एनीथिंग, एक जैसे एक स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। तो ये ढांचा है, इसमें बोन्स होंगी, फिर कार्टिलेज होते हैं,
दो बोन्स आपस में मिलकर ज्वाइंट बनाती हैं, उनके ऊपर कार्टिलेज होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके एक हमारा स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह ये बाजू देखें तो ये ऊपर वाली बोन है, नीचे वाली बोन है, ये दरमियान में जॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद साथ में लिगामेंट्स होते हैं, दादा लिगामेंट जो नी जॉइंट हो गया, ये हमारे पास एल्बो जॉइंट हो गया। पहले बोन्स देखें तो ये जो ये वाली बोन्स है अलग अलग, जैसा कि ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है। बाद ये हमारे पास फीमर बोन आ जाती है, ये टिबिया है, ये फिबुला है। ये जो बाजू में है तो ये हमारे पास ये एल्बो जॉइंट है, ये रिस्ट आ जाता है, यहाँ पे कार्बल बोन्स होती हैं हाथों में। तो ये हमारे पास रिब्स आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास हिप बोन आ जाती है, और उसके बाद हमारे पास ये हिप जॉइंट यहाँ से आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है नी जॉइंट, ठीक है। तो इट्स बोन्स भी होगी, इनके ऊपर कार्टिलेज होता है जो इस डायग्राम में शो नहीं किए गए, लेकिन डिफरेंट कार्टिलेजेस होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं बोन से। उसके बाद लिगामेंट्स होते हैं जो डिफरेंट जॉइंट की मतलब दो दो चीजें ऑब्वियसली आपस में जुड़ रही हैं, तो उनको किसी ना किसी चीज की सपोर्ट तो चाहिए। एग्जाम्पल लो कि हम दो चीजें जोड़ रहे हैं, टेप से जोड़ना है तो ऊपर टेप लगा रहे होते हैं, तो इसी तरह लिगामेंट्स भी कुछ इसी तरह एग्जाम्पल्स में आती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, हमारे पास स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, पहले मैंने बताया एक्सपोर्ट करता है हमें, ठीक है। हम चल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हम इनकी जॉइंट्स की मूवमेंट्स होती हैं, जॉइंट हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनका एक इनमें फिजियोलॉजी क्या हो रही है, ये तो हमने पढ़ लिया ना हमारे एनाटमी, कि ये हमारे पास ये सब है। अब फंक्शन स्ट्रक्चर ये एनाटमी था, फंक्शन उसकी फिजियोलॉजी। अब इसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, में भी आपके एमसीक्यूज में आ जाए, इसको मार्क कर लीजिएगा। हेमाटोपोइसिस होता है बोन्स में। इसमें क्या होता है कि इनमें हमारे पास ना खून के सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और मिनरल भी स्टोरेज होता है, मिनरल मतलब कैल्शियम वगैरह, ये भी हमारी बोन्स में होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। आगे मस्कुलर सिस्टम आ गया। अब सबसे पहले बोन्स थी, अब बोन्स के ऊपर होते हैं मसल्स। तो मस्कुलर हमारे पास स्केलेटन मसल्स होते हैं, ठीक है। स्मूथ, अब आगे भी दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होता है, स्केलेटन मसल्स होते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट, हमने पहले भी तक कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। इनके अंदर ये देखें ब्लड वेसल्स होती हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, एक्टिन मायोसिन के जरिए ये लोग काम करते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब एक मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो हमारी मूवमेंट होती है, ठीक है। हमारे पास बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप होते हैं, डिफरेंट मसल्स होते हैं। तो जैसे आप ऐसे एक अगर अपनी आर्म को, अपने बाजू को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो आपको कुछ महसूस होगा, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपका बाजू ऊपर है, मतलब मूवमेंट हुई, आप वजू करते हुए जैसे करते हैं, सपोर्ट देते हैं। और इनका तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम है हीट प्रोडक्शन होती है। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन फील कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से आपको पसीना भी आ रहा है। उसके बाद आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आ जाता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आ जाता है। अब कार्डियोवेस्कुलर में मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ड ही कार्डियो वर्ड ही उसके लिए यूज हो रहा है, दिल के लिए, ठीक है। और वेस्कुलर वेजल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। कार्डियो हम अक्सर बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियो, तो ये हमारे पास यूज इसके लिए हो रहा है, दिल के लिए, वेस्कुलर वेजल्स। तो अब देखो मैंने आपको सिस्टम में ही, नाम में ही बता दे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हार्ट, कार्डियो मतलब दिल, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। ये होगी इसकी एनाटॉमी। अब आप आगे के स्ट्रक्चर्स में देखें, ठीक है। कार्डियो के स्ट्रक्चर में देखें तो ये जुगुलर वेन आ जाती है, ठीक है। अब एक चीज है, जो ब्लू में ही वेन्स हैं, ये हमारे दिल के पास एक मैला खून आ रहा है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा जो रेड है ना, ये हमारे पास आर्टीरियल है, ये हमारे पास फुल, इसमें ऑक्सीजन वगैरह पूरा साफ सुथरा फिल्टर्ड ब्लड है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह डाल के ये बॉडी की तरफ जा रहा है। और जो ब्लू वाला है वो बॉडी से दिल की तरफ आ रहा है। उसके बाद हम इसके फंक्शंस देखते हैं, तो यूजेस ब्लड एज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट। अब देखें ना, हमने दिल का तो पढ़ लिया, हार्ट क्या करता है, हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। एंड इट्स यू नो दिल है तो इंसान है।
उसके बाद हमारे पास फंक्शंस में क्या आता है कि ये यूजेस ब्लड। अब जो ब्लड है वो क्या है कि हमारा ब्लड जाता है डिफरेंट पार्ट्स पे, तो क्या काम करता है? तो ये हमारे पास न्यूट्रंस लेके जाता है, वेस्ट एंड गैसेस। जो हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, तो ऑब्वियसली हमारे जिस्म के जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं जाएगी वो हिस्सा हमारा मर जाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रंस लेके जाते हैं। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, वो जो ब्लू वाला है, वहां से जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है, उसको वापस लेके आएंगे, गैसेस लेके जाएंगे। हम जो खाना वगैरह खा रहे हैं, ऑब्वियसली वो ब्लड के जरिए ही डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहे हैं। और इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब जिस इंसान में व्हाइट ब्लड सेल्स कम होंगे ना, वो इंसान हमें पता चल जाता है उसमें इन्फेक्शन है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये हमारी जिस्म के बॉडी गार्ड है, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन वगैरह से। और हार्ट एक्ट्स एज अ पंप, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस के हार्ट एक पंप होता है। ओके, मैं लिम्फेटिक सिस्टम अभी बताऊंगी फाहद, मैं आगे आगे जा रही हूँ एंड आई विल टेल द रिमेनिंग डिस्कशन। आ गया लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम का आता है कि लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं एक, जिस तरह हमारे पास एक सिस्टम है पूरा, ये इम्यून के लिए होता है, और इसमें फ्लूइड होता है, वाइट कलर का एक फ्लूइड होता है। इफ यू गाइस कैन गूगल द, सो हम लिम्फेटिक्स पे थे, और लिम्फेटिक बेसिकली इम्यून सिस्टम में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो अब लिम्फेटिक के सबसे पहले, so let's see the anatomy of lymphatics first. इसमें structures में आते हैं, lymphatic vessels आ जाती हैं, lymph nodes, spleen, tonsils, thymus, bone and marrow, ठीक है। so इसमें हमारे पास ये देखें, सबसे पहले lymphatic ये duct है, ये रेड में जो है, ठीक है। उसके बाद येलो में हम देख रहे हैं, यहाँ से हमारे पास ना, मतलब सॉरी, ये जो रेड में है ये हमारे पास आर्टरी है, एज आई सेड। ब्लू वाली जो होती है वो वेन होती है, और येलो में है ना ये लिम्फ्स है। अब जो लिम्फेटिक डक्ट है, लिम्स इसमें से अंदर गए। अब ना, जैसे एक चीज में से अब हमारे पास ज्यादा, अब ये जो रेड है ना, ये हमारे पास आर्टरी है, अब इसमें से ब्लड गुजर रहा है ना। अगर ब्लड में प्रेशर वगैरह ज्यादा है, तो हमारे पास ना दो चीज होती है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो वो चीजें हमें मेंटेन रखनी होती है एक ब्लड के प्रॉपर फ्लो के लिए। तो इसमें हमारे पास वो पूरा जाता है। अगर हमारे पास फ्लूइड ज्यादा लीक हो गया ना इन लिम्फेटिक्स में से, तो हम कहते हैं ना उस बंदे की टांगे सूजी हुई हैं या ऑल, तो वो एडिमा हो जाता है उसको। तो ये इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि जहां जहां से गुजरे हैं ना, वहां वहां को क्लीन करते हैं इस फ्लूइड में, वहां का जितना भी गंद वगैरह है ना, जिस जिस ऑर्गन से पास होंगे वहां का गंद वगैरह साथ लेके। तो इम्यून सिस्टम भी है, मतलब गंद वगैरह लेके तो इन्फेक्शन नहीं होगी, इसलिए हमारे पास इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसके पार्ट्स में होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन, टॉन्सिल्स गले में होते हैं, थाइमस होता है, बोन मैरो। अब बोन के अंदर हम ऐसे एक हड्डी लें, उसको तोड़ें, तो उसके अंदर वाली जो होता है ना, उसको कहते हैं बोन मैरो, जिसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं एंड ऑल। फंक्शन क्या है? ये हमारे पास रिकवर फ्लूइड फॉर टिश्यू ड्रेनेज, ठीक है, मतलब एक टिश्यू को ड्रेन करने में हेल्प करता है, टिश्यू से फ्लूइड वगैरह इसमें आता है। ब्लड को साफ करता है, वही जहां से गुजर है ब्लड का सारा गंद बिला, देखो ना ये ब्लड है, ऊपर वाली ब्लड वाली वेसल्स हैं, उनके अंदर एक ये जाल बना हुआ है इनका, ये अंदर इस तरह है। तो ये रेड और ये जो पर्पल और ये जो है हमारे पास ब्लू, ये हमारे पास पूरी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। और जो येलो है ये लिम्फ्स हैं। तो ब्लड वगैरह का जो भी इंफेक्शन होगी, डर्ट्स वगैरह सब कुछ होगा ना, वो इसके अंदर चला जाएगा। और हाउ सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, इसमें जो सेल्स होते हैं वो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है हिफाजत, एक चीज को बचाना। हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम हमें बचाते हैं, ये हमारा डिफेंस सिस्टम भी बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं मैं नर्वस हो गया या ये हो गया, बेसिकली इट्स अबाउट आवर माइंड। तो माइंड में क्या है? ब्रेन है हमारे सर में, ठीक है। ब्रेन, अब ब्रेन तो है, तो बाकी जो हमारे रेस्ट बॉडी है या बाकी बॉडी पार्ट्स, उनके तक मैसेज कैसे जाता है? थ्रू स्पाइनल कोड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर क्या होता है, कैसे उसके अंदर अब क्या होता है, नर्व्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास वो मैसेज लेके जाती हैं। जैसे एक बंदे को अगर उसका गर्म जगह पे हाथ लग गया है,
तो ऑब्वियसली ब्रेन फौरन मैसेज देगा हमारे नर्व्स के जरिए अपने हाथ को, कि हम फौरन हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है। और सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब वो जो हाथ उस गर्म चीज पे लगाया है तो सेंस किया है ना, किसी चीज को हमने सेंस करना, मतलब महसूस करना। तो हमें सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे हाथ पे पड़े हैं तो हमने पीछे किया ना, हमें गर्म महसूस हुआ। तो ये एक पूरा सिस्टम है। आपने गर्म चीज पे हाथ लगाया, आपके ब्रेन ने फौरन आपके स्पाइनल कॉर्ड के जरिए आपको नर्व्स के थ्रू मैसेज पहुंचाया कि अपना हाथ पीछे करो, ठीक है। तो अब इसका, और ये तो एक एग्जाम्पल है। उसके बाद नर्वस सिस्टम हमारा पूरा सोचने का, ब्रेन में डिफरेंट होते हैं पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें हर पार्ट हमारे हर एक हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी मूवमेंट्स, हमें लगता है कि शायद हम ये इस तरह खुद कर रहे हैं, बट नो, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए किसी बंदे के सर पे चोट लग गई तो पूरा का पूरा क्यों रुक जाते हैं उसकी बॉडी, वो कोमा में क्यों चला जाता है? बिकॉज सारे मैसेज तो ब्रेन ने देने होते हैं। जब ब्रेन ही नहीं रहेगा तो वो बंदा काम वगैरह नहीं कर सकता। तो ब्रेन की डेथ बेसिकली ह्यूमन की ही डेथ होती है। कोमा में एक बंदा चला जाता है, उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, बल्कि 0% चांस होता है कि वो बंदा दोबारा जिंदा हो सके या बच के दोबारा होश में आ जाए। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? वही रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिग्नल्स। एक्सटर्नल सिग्नल वही, जैसे मैंने आपको गर्म वो हाथ वाली एग्जांपल दी है। इंटरनल सिग्नल, आपकी कहीं पे दर्द हो रही है या आपका कुछ भी मसला हो रहा है तो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट मतलब मिलाना। हमने सांस लिया है, वो अंदर गया, हमारे लंग्स को इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई ऑक्सीजन आ रही है, आपके पास ब्लड आएगा, आपने ब्लड में ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। फिर वहां से ब्लड दिल के पास जाता है, दिल आगे आर्टरीज के जरिए बाकी बॉडीज के तक वो ब्लड जाता है, फिर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह लेके, ठीक है। इसी तरह हमारे हार्मोन्स वगैरह ब्रेन से रिलीज होते हैं, ठीक है। ब्रेन से सिग्नल जाएंगे थैलेमस तक। फिर थैलेमस, एक हमारे पास थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंडोक्राइन, मतलब जो मैं आपको एंडोक्राइन आगे आएगा हार्मोन्स वाला, तो वो सारा सिस्टम तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को। और यस, वही आगे आगे एंडोक्राइन सिस्टम जो मैं आपको पहले बता रही थी, ठीक है। इसमें ये हमारे एंडो में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारी जगह पे ना ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स डिफरेंट एक्शन, हर हार्मोन का एक डिफरेंट एक्शन होता है। पिट्यूटरी हो गया। पिट्यूटरी हार्मोन, हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है ना, ये हमारे पास बहुत ज्यादा रोल, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये हमारे पास ग्रोथ कंट्रोल करती हैं। ये हमारे पास एडीएच को कंट्रोल करती हैं। हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता है। उसके बाद थायराइड हार्मोन आ जाता है। थायराइड हमारा हार्मोन भी हमारे पास बहुत चीजें कंट्रोल करता है। सेम वही हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और दोनों के अपने लिहाज से बहुत डिफरेंट उनके मसले होते हैं। पैराथायराइड, बेसिकली पैराथायराइड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कैल्शियम के साथ ही होता है। एड्रीनल्स आ जाते हैं हमारे हार्मोन्स, थाइमस आ जाता है। पैनक्रियास सेल्फ बहुत हमारा एक ऑर्गन है, बट एक ग्लैंड की टाइप ऑर्गन है जिसमें से हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओवरीज और टेस्टिस, ऑब्वियसली ओवरी से हमारे पास रिलीज होंगे हार्मोन, तो हमारे पास एक मेल और फीमेल में की वजह से फिर आगे बर्थ होगी एंड ऑल। तो इनका फंक्शन क्या है? लॉन्ग टर्म चेंजेस यूजिंग हार्मोन, कि एक इंसान, एक बच्चा, उसमें ग्रोथ हार्मोन बनेंगे तो उसकी ग्रोथ होगी, उसके अंदर चेंज आएगा। रिप्रोडक्शन, हमारे हार्मोन्स की कमी होगी तो बंदे में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, मतलब वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते। हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पास वो हार्मोन्स रिलीज होंगे टू डाइजेस्ट आवर फूड, तो दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। इंटुगमेंट्री सिस्टम, हमारे पास हमारी स्किन है, स्किन को इंटुगमेंट्री कहते हैं मेडिकल की जुबान में। और स्किन क्या करती है? सबसे पहले तो स्किन हमारे पास पूरी बॉडी पे एक लार्जेस्ट ऑर्गन, ऑब्वियसली पूरी बॉडी है हमारे, पूरा ऊपर सर से लेके पाँव तक तो स्किन ने हमें कवर किया हुआ है। तो हमारा टेम्परेचर, गर्मी सर्दी, हमारी स्किन नहीं है ना जो बाहर वाली चीजों को फेस कर रही है। टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, पेन रिसेप्टर भी हमें हमारी स्किन में पड़े होते हैं, हमें अपनी स्किन पे फील होता है ना हमारी इस जगह दर्द हो रही है, जो भी है। गर्मी सर्दी भी हमें उस पर लगती है, प्रेशर भी हमें वहीं पे फील होता है। इसकी ये तो हमारी थी। इसके बाद देखिए, स्किन में सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस। एपी का मतलब ही ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद आती है डर्मिस।
फिर आती है सबकुटेनियस लेयर, नीचे वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्किन पे बाल होते हैं, बाल भी हमारे पास प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हमारे पास हमें अपनी स्किन पे ही पसीना आता है ना जिस्म पे सामने, तो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं इसमें, कैपिलरीज होती हैं, मतलब वही खून वाली, डर्मल पेपिला, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अल्लाह ताला ने हमें देखने में पतली स्किन लगती है, बट आप ये स्ट्रक्चर देखें इसमें कितना कुछ है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स, डक्ट, ठीक है। टच रिसेप्टर्स, हमें टच में हमारी स्किन पे फील होता है, तो रिसेप्टर्स होते हैं, एक चीज होती है जो हमें सेंस करती है कि हमारी बॉडी पे कुछ लग रहा है, रिसेप्टर, रिसीव करना, ठीक है, रिसीव मतलब, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करती है, बचाते हैं हमें चीजों से, वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अब स्किन ही वाटर प्रूफ होगी तो फिर हमारी बाहर वाला पानी भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। और हमारे बॉडी की जो वेस्ट चीजें होती हैं जैसे सॉल्ट, यूरिया वगैरह, इनको रिलीज कराते हैं। ऑब्वियसली ये लोग रिलीज नहीं, जैसे पसीना हमारा सॉल्ट ही होता है, पर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। टेम्परेचर, हमें अगर सर्दी लग रही है तो मैक्सिमम आप 15 से 20 मिनट बाद आई थिंक सो उस टेम्परेचर में आप ओके हो जाते हो। तो ये आप हमारा बॉडी होती है जो रेगुलेट कर रही होती है। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन मतलब सांस, इसमें क्या क्या आता है, हम नाक से सांस लेते हैं, वैसे तो मुंह से भी ले सकते हैं क्योंकि नाक और मुंह जाके पीछे जुड़ जाते हैं, ठीक है, पीछे से। तो नेजल पैसेज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ठीक है। नेजल नाक, पीछे उसके फेरेंक्स होता है, फिर नीचे लेरेंक्स होता है, फिर ये देखें ट्रैकिया। और ट्रैकिया की ये ट्रैकिया है, फिर ये दो हिस्सों में जो डिवाइड हो रहा है, ये ब्रोंक है आगे, और ये पर्पल में लंग्स होते हैं। अब आगे देखो, ब्रोंके से आगे ये ब्रोंक्यूल्स हो गए, ठीक है। उसके आगे ब्रोंक्यूल, फिर ये एल्वोलाई हो गए, और ये एल्वोलाई सैक्स हो गए। तो ये देखने में लंग्स लग रहा है कि उसके अंदर भी इतनी ज्यादा चीजें होती हैं जहां तक हमारे पास ये आगे ऑक्सीजन जाती है। तो ये हमारे पास वही फंक्शन है, डिलीवरी ऑफ एयर टू द साइट्स वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में बन रही है वो इनके जरिए बाहर निकल आएगी, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, फिर वो ब्लड के जरिए डिफरेंट ऑर्गन्स में चली जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लार्ज, इट हैव सो मेनी ऑर्गन्स इन इट, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले ओरल कैविटी मुंह को कहते हैं, फिर इसके पीछे इसोफेगस आ जाता है, इसोफेगस के बाद स्टमक आता है, ठीक है, हमारा मैदा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर लार्ज, फिर रेक्टम, फिर लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है। लीवर पैनक्रियाज से हमारे पास वो सारी चीजें रिलीज होती हैं। देखिए सबसे पहले ये आ गई ओरल कैविटी, फिर ये आ गया सारा इसोफेगस, फिर ये हमारे पास स्टमक आ गया, स्टमक ये ऊपर उसके पड़ा हुआ है लीवर, फिर ये नीचे वाली दरम्यान वाली ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। उसके बाद रेक्टम आ जाता है, ये हमारे पास रेक्टम होता है जिसमें फूड फॉर अ शॉर्ट टाइम ये रेक्टम आता है, ये है हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास रेक्टम है, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के ये वाली चीज होती है ना, ये रेक्टम होता है, जिसके पिछली वाली साइड पे ना अपेंडिक्स होता है, यहाँ पे होता है अपेंडिक्स बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे ये पीछे वाली साइड पे पड़ी हुई है पैनक्रियास, और ये जो ये चीज है ना ये बाइल होती है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, एक खाना खाया, उसमें से हमने यहाँ से चुबाया, और इसोफेगस में भी हमारे पास उसको इसोफेगस के जरिए वो स्टमक में आता है। हमें वॉमिटिंग कब आती है, तब आती है जब इसोफेगस उसको आगे पंप करके नहीं लेके जाता, वो पीछे ही वापस कर देता है। मिनरल्स और वाइटामिन, वाटर वगैरह जो फिर हम खाने में खाते हैं वो ओब्वियसली आगे जाके सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम, हाँ, इस यूरिनरी सिस्टम मतलब जो हमारा पेशाब वगैरह होता है उसका जो सिस्टम होता है सारा, उसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, यूरिन। स्ट्रक्चर में किडनी, गुर्दे, ठीक है। उसके बाद यूरिटर्स आ जाते हैं, ये यूरिटर है हमारा, ठीक है, ये ब्लैडर है, और आगे यूरिथ्रा, और आगे एनस होता है, ठीक है। तो किडनीज हो गई, बीन शेप्ड होती हैं किडनीज हमारे पास, यूरिटर यहाँ से पानी आया, फिल्टर हुआ, ठीक है, वो आगे यूरिटर के जरिए आया ब्लैडर में, ठीक है। ब्लैडर से वो आगे जितनी देर तक एक इंसान रोक सकता है। फिर हमारे पास ये ट्राइगोन, ये होता है ब्लैडर ट्राइगोन, ये जो ये चीज है ना, ये ब्लैडर ट्राइगोन होता है, ठीक है, यहाँ से आगे चला जाता है। एक्सक्रीट, अब इसके फंक्शंस देखें, एक्सक्रीट नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, ठीक है, मतलब जो भी हमारे वेस्ट वगैरह चले जाते हैं, जो चीजें अच्छी होती हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं,
तो जो एक्सक्रीट होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं, मेंटेन करते हैं वाटर और सॉल्ट को, और कंट्रोल करते हैं पीएच ऑफ ब्लड एंड ऑफ द ब्लड। अब पीएच क्या होता है? पीएच हमारे पास हाइड्रोजन होती हैं, अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास एसिडिटी हो जाती है, एसिड ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पीएच कम होगी, हाइड्रोजन कम होंगे तो हमारे पास बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाएंगे, और वो भी हमारे पास अल्कलाइन भी फॉर्म नहीं अच्छी है। तो ह्यूमन बॉडी की पीएच 7 है, उससे कम ज्यादा होगी तो नुकसान ही होगा हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव मतलब एक बेबी की ग्रोथ होना, बेबी की बर्थ होना, सॉरी, एक बेबी के बर्थ को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इसमें फीमेल के लिए ओवरीज होती हैं, ठीक है, मेल में टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म्स होंगे, उसके स्कॉटम पीनस वगैरह सारा मेल में ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, फीमेल में ओवरी एग्स होते हैं उसके, यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस होता है, वजाइना। तो ये हमारे पास इनको बेसिकली सेक्सुअल प्रोसेस से फिर ये हमारे पास सेक्स सेल्स और हार्मोन्स होते हैं, और आगे ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा कह रहे हैं कि बेबी, तो वो प्रोड्यूस होता है। 8 लाइफ फंक्शंस, हमारी जिंदगी के 8 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं एक हमारी जिंदगी के लिए। तो बाउंड्री, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारा स्केलेटल सिस्टम एक इनसाइड इज सेपरेट फ्रॉम आउटसाइड, एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन। एक बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक जैसे एक कमरा है, ठीक है, उसके अंदर और चीज है, बाहर और चीज है, और जो दीवारें हैं वो बाउंड्री है। सो या एक सेल जो होता है उसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसके सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड डिफरेंट, और उसके बाहर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो बाउंड्री अंदर और बाहर और चीज होती है। मूवमेंट, वी मूव एंड आवर फूड मूव थ्रू अस, ठीक है, हम वॉक क्यों करते हैं? हम कहते हैं ना भाव चलो खाना हजम हो गया एंड ऑल। तो वी मूव एंड आवर मूव फूड थ्रू अस। रिस्पॉन्सिवनेस, हम रिस्पॉन्स नहीं करते ना, वजह रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, ये रिस्पॉन्स, तो वही है ना सेंस, आपने एक चीज को सेंस किया, आपने आपसे कोई बात करे, आपने उसकी बात सुनी, फिर आपने रिएक्ट किया, आपने उसका जवाब दिया, तो ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस। डाइजेशन, अब हजम करना, ब्रेकिंग डाउन फूड, छोटे छोटे हिस्सों में टूट के हम चबाते हैं, फिर वो नीचे जाती है, फिर स्टमक उसको अब्जॉर्ब करता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाती है, वहां पे अब्जॉर्ब होती है। तो ब्रेकिंग ऑफ फूड। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? यही होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, डिपेंड द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, बट इट इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे हार्मोन्स हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। एक्सक्रीशन, हमारा जो वेस्ट खाना है उसको बाहर, मतलब जो चीज वेस्टेज है उसको निकाल देना। रिप्रोडक्शन, नया बेबी पैदा करना। ग्रोथ, बंदे का साइज बढ़ाना। हिमोस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है हमारी एक बॉडी की चीज को फुल नॉर्मल रखना। अगर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है, ज्यादा होगा तो हमें बुखार हो जाएगा, तो मतलब एक चीज को स्टेबल नॉर्मल कंडीशन में रखना। तो स्टेबल इंटरनल कंडीशन, अंदर के जो हमारे चीजें हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म, अगर अल्लाह ना करे खराबी हो गई तो फिर मैकेनिज्म से हम उसको कंट्रोल करते हैं। इन्वायरमेंट है, रिसेप्टर ने रिसेप्ट किया, कंट्रोल सेंटर इफेक्ट हुआ। जैसा कि बाहर से सर्दी है तो एक हमारे हमने रिसेप्टर किया कि हमें सर्दी लग रही है, तो हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड होती हैं, वो स्किन हमारी टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, अगर आप पढ़ के हैं कुछ इंटूमेंट्री सिस्टम में। तो क्या फिर हमें वो टेम्परेचर रेगुलेशन हुआ, तो हमें वापस इफेक्ट हुआ, हमारी वेसल्स डायलेट होगी, खून की गर्दिश कम हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म होता है, और हमारे पास टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अब दो मैकेनिज्म होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव होता है। अब जो नेगेटिव होता है ना, तो एक जो चीज, एक स्टिमुलस दिया गया, ठीक है, हमें बाहर से कुछ, जैसे सर्दी लग रही है, तो अंदर से हमने स्किन की जरा टेम्परेचर रेगुलेट हुआ, हमें सर्दी लगना बंद हो गई है, मतलब जो स्टिमुलस मिला उसको खत्म कर दिया, ये होता है नेगेटिव। पॉजिटिव होता है कुछ होता है तो वो होता ही जा रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव में शर्ट्स ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलस लाइक होम थर्मोस्टेट, जो शर्ट्स ऑफ बंद कर देना, ओरिजिनल स्टिमुलस जो स्टिमुलस आया है हमारे पास। आवर बॉडी हैज अ लॉट ऑफ दीज, वाटर है हमारे पास, पानी, टेम्परेचर है, शुगर है, ठीक है, ये सब चीजें, मसल्स फॉर बैलेंस, फाइट और फ्लाइट वाला एक रिस्पॉन्स होता है, बहुत एमबीबीएस में फेमस होता है कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं चाहती, कंफ्यूज हो जाओगे।
ये आपसे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आ जाता है ये पॉजिटिव फीडबैक, इंक्रीज द ओरिजिनल स्टिमुलस। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव मतलब जो आपको ओरिजिनल स्टिमुलस मिला है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको सर्दी लग रही है तो वो लगती जा रही है, लगती जा रही है, वो कम नहीं हो रही है, तो ये कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक है। अगर आपको सर्दी लगी है, आप आके पास बैठे हैं, जो भी आपको लगना बंद हो गया है, तो वो नेगेटिव फीडबैक है, क्या आपने रोक दिया, नेगेटिव मतलब क्रॉस एंड ऑल। उसके बाद जैसे इंजर्ड टिश्यू है, एक टिश्यू इंजर्ड है और प्लेटलेट रिलीज कर देते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास खून बह रहा है ना, उसको रोकने के लिए बॉडी भी कुछ इंतजाम करती है, क्लॉट्स बनाती है। क्लॉट्स मतलब लोथड़े बना देना, रोक देना, ठीक है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट कन्वर्ट ब्लड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुई, वो आगे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कर देती है। फिब्रिन हमारे पास एक फ्लैश सा बन जाता है, और वो जहां सुराख को समझो, एक सुराख है, उसके ऊपर रेशा बन के ऐसे करके, जैसे कपड़ा फट जाता है तो आप उसको सीते हो, इस तरह वो सीने वाला काम है वो फिब्रिन फिब्रिनोजन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन आगे फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना देती है। फिब्रिन फाइबर्स होते हैं, फाइबर धागे से ही होना है, मैश वर्क, और वो ट्रैप कर लेते हैं रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स को। ये हमारी जो ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये फिर इस तरह ब्लीडिंग रुक जाती है, और फिर इस तरह न्यू सेल ग्रोथ होती है, वूंड साइड पे रिपेयर हो जाता है, जो क्लॉट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रीजनल स्टिमुलस ज्यादा रहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग है, बर्थ ऑफ बेबी, मतलब एक बेबी है उसकी ग्रोथ है तो वो ज्यादा ही हो रही है ना, तो मतलब एक बेबी है तो फिर वो 9 मंथ्स के बाद एक पूरा बेबी बनेगा, उसकी ग्रोथ जारी है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। के बाद अब एनाटॉमी में आए, हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशंस हो गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये दरमियान में मिड लाइन है, ठीक है, ये सेंटर है। अब हमारे पास जो बॉडी की तरफ एक चीज है ना, सेंटर की तरफ चीज है, तो उसे कहते हैं ये मीडियल एंड है। जो हमारे पास बॉडी से बाहर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं लैटरल, ठीक है। लैटरल मतलब ये, अब ये जो साइड वाली ना, बॉडी से साइड्स वाली, ये लैटरल है, और जो हमारे पास ये बॉडी की तरफ है वो मीडियल होती है, ठीक है। अब हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन की एग्जाम्पल क्या है, मतलब उसको डिफाइन करना है तो वो किस तरह करना है। एक बंदा है, देखें बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, उसके अब देखें बॉडी इरेक्ट, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, फीट उसके पैरेलल साथ साथ है, बिल्कुल साथ साथ पैरेलल, आर्म्स एंड साइड्स, आर्म्स एट साइड पाम्स फॉरवर्ड, उसके हाथ बिल्कुल इस तरह फॉरवर्ड सीधे को, ऐसे हथेलियां सामने को हैं, ठीक है, ये देखें बिल्कुल सामने को। यूज द फेस ऑफ द क्लॉक टू डिस्क्राइब लोकेशन, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधा, मतलब एक लोकेशन बताने के लिए उसको यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि मिड लाइन था तो मैंने बता दिया कि बंदे का जो बाहर वाली साइड है, मतलब बॉडी से दूर, वो लैटरल, और जो बॉडी की तरफ है वो मीडियल। अब मैं यहाँ से बताऊं तो ये लैटरल, ये मीडियल साइड है, ये मिड लाइन, ठीक है, ये मिड है हमारा, ये हमारे पास मीडियल एंड है, और ये बाहर की तरफ लैटरल।